हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ताकि आपको एडिटोरियल इजीली समझ में आ जाए। देन ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी मैंने ऐड किया है। तो इस तरह आपकी कंप्लीट वोकैब की तैयारी इस एक ही क्लास में हो जाती है। और लास्ट में हम कर लेंगे वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे सारे वोकैब इसी क्लास में आपको याद हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना करें। आप कोशिश किया करो कि ये दोनों क्लासेस, वोकैब की भी और एडिटोरियल की भी, आप मॉर्निंग में ही ले लिया करो। ओके। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहें। आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रीवेरियस। प्रीवेरियस तो वर्ड नहीं था, यहाँ पर वर्ड कुछ और था, ये तो गड़बड़ हो गई सारा। प्रीकैरियस वर्ड था, ठीक है, प्रिकेरियस वर्ड था, ये पूरा गड़बड़ हो गया, इसमें मीनिंग वगैरह सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसको काट दीजिए। प्रिकेरियस वर्ड था, आप ऐसे समझ लीजिए। प्रिकेरियस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, नॉट सेफ और सर्टेन। इसको आप छोड़ ही दीजिए, अगले वर्ड से चलिएगा। अगला वर्ड है रिसाइंड। रिसाइंड होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है निरस्त करना। टू रिवोक, कैंसल और रिपील एन ऑर्डर, डिसीजन और लॉ। किसी एक ऑर्डर को, किसी एक लॉ को, कानून को रिवोक कर देना, खत्म कर देना, कैंसिल कर देना, उसी को बोलते हैं रिसाइंड करना। सेंटेंस यूज देखते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिसाइंड द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी आफ्टर पब्लिक बैकलैश। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है? रिसाइंड करने का, कैंसिल करने का। कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी कोई, उसको रिसाइंड करने का इन्होंने, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है आफ्टर पब्लिक बैकलैश। पब्लिक ने मतलब उसका विरोध करा था, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको कर दिया है रिसाइंड, मतलब निरस्त कर देना। सिनोनिम देखते हैं रिसाइंड के। रिवोक करना, एनल करना और कैंसिल कर देना, मतलब खत्म कर देना, तीनों का मीनिंग यही आता है। अच्छा, एक तरफ तो आप चीज़ों को रिवोक कर रहे हो, एनल कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। दूसरी तरफ एनफोर्स कर रहे हो, मतलब उसको लागू कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो, अपना रेटिफाई कर रहे हो। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, एनफोर्स, अप्रूव और रेटिफाई। अगला वर्ड है जेपार्डी। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है खतरा या फिर डेंजर या रिस्क को बोल देते हैं जेपार्डी। एस्पेशली ऑफ हार्म और लॉस, या कोई नुकसान पहुंचा रहा होता है कोई चीज़, उसको बोलते हैं जेपार्डी, खतरा। द हाइकर्स वर इन जेपार्डी। हाइकर्स कहाँ थे? जेपार्डी मतलब खतरे में थे। ड्यू टू द सीवियर स्टॉर्म, काफ़ी भीषण एक तूफान, स्टॉर्म मतलब तूफान आने वाला था, तो उसकी वजह से हाइकर्स कहाँ पर, किस में थे? जेपार्डी में थे, खतरे में थे। सिनोनिम देखते हैं, डेंजर, रिस्क और पेरिल। पेरिल बहुत प्यारा सिनोनिम है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जेपार्डी मतलब पेरिल मतलब खतरा। अच्छा, एक तरफ तो खतरा है ना, पेरिल हो रहा है, रिस्क हो रहा है, तो दूसरी तरफ क्या है? सेफ्टी है, सुरक्षा है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला है रीआइट्रेट। इसको दोबारा से प्रोनाउंस करिएगा, रीआइट्रेट। ओके। ये होता है एक वर्ब, इसको बोलते हैं पुनः दोहराना, दोबारा से उसको रिपीट करना किसी चीज़ को। टू से और डू समथिंग अगेन फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। देखो मैंने यहाँ पर बोला था ना, दोबारा से इसको प्रोनाउंस करो, तो वही इसका मतलब हो गया कि दोबारा से किसी काम को करने को बोलते हैं रीआइट्रेट करना। द टीचर हैड टू रीआइट्रेट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। टीचर को क्या करना पड़ा? रीआइट्रेट करना पड़ा, रिपीट करना पड़ा द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस को स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उसको अच्छे से समझ पाएँ। होता है ना एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो टीचर बार बार इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते हैं, वो रीआइट्रेट करते हैं। रिपीट करना, रीस्टेट करना, रीस्टेट मतलब दोबारा से बोलना, इको। अच्छा, इको क्या? इको होती है ना, जैसे हम कोई, कभी क्या होता है कि एम्प्टी स्पेस है घर में, कभी कोई कमरा होता है जिसमें कुछ सामान वगैरह नहीं रखा होता, तो वहाँ पर जैसे हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है, तो इको होती है, तो वो आवाज़ रिपीट ही तो हो रही है, तो इसका मतलब इको का वही हो जाता है रीआइट्रेट होना। अच्छा, एक तरफ तो रीआइट्रेट हो रहा है, इसके एंटोनिम हो जाते हैं रिटायर, फॉरगेट और इग्नोर। इसके एंटोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके केवल सिनोनिम्स को याद रखिएगा, रिपीट करना, रीस्टेट और इको। अगला है रिकैलिब्रेट। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है पुनः समायोजित करना। टू एडजस्ट और करेक्ट समथिंग एस्पेशली फॉर एक्यूरेसी। किसी चीज़ को एडजस्ट करना या फिर करेक्ट करना, और किस चीज़ के लिए? एक्यूरेसी के लिए, पुनः समायोजित करना, उसको बोलते हैं रिकैलिब्रेट। द टेक्नीशियन हैड टू रिकैलिब्रेट द मशीन टू एंश्योर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। टेक्नीशियन को क्या करना पड़ा? रिकैलिब्रेट करना पड़ा, दोबारा से उसको एडजस्ट करना पड़ा,
द मशीन, मशीन को, टू एंश्योर करने के लिए इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, की वो अच्छे से काम करे। एडजस्ट करना, रिवाइज करना या मॉडिफाई करना, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो इनको एडजस्ट करा जा रहा है, अलाइन करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है उसका मिस अलाइन, गड़बड़ी हो रही है, मिस एडजस्ट करा जा रहा है, उसको डिस्टोर्ट करा जा रहा है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, मिस अलाइन, मिस एडजस्ट और डिस्टोर्ट। अगला वर्ड है रेसिजन। रेसिजन क्या होता है? एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है निरसन। देखते हैं क्या होता है निरसन। द एक्ट ऑफ कैंसिलिंग और रिवोकिंग अ लॉ, किसी एक लॉ को कैंसिल कर देना, रिवोक कर देने को ही बोलते हैं रेसिजन। रिसाइंड से ही मतलब वही है, वही वाला वर्ड है ये, कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना एक लॉ, ऑर्डर और अग्रीमेंट को। ये नाउन होता है। द रेसिजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कोज्ड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। जो रेसिजन है, जो कैंसिलेशन है किसी चीज़ का, कॉन्ट्रैक्ट का, उसने क्या कर दिया है, बहुत कन्फ्यूजन खड़ा कर दिया है। चलिए इसके सिनोनिम देखते हैं। कैंसिलेशन होना, एनलमेंट, एनल कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, रिवोकेशन मतलब रिवोक कर देना। तो 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं, कैंसिलेशन, एनलमेंट और रिवोकेशन। अच्छा, एक तरफ तो भाई कैंसिलेशन हो रहा है, उसको ख़त्म करा जा रहा है, दूसरी तरफ उसका अप्रूवल मिल रहा है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा अप्रूवल मिलना, एंडोर्समेंट होना या फिर कंटिन्यूएशन में होना। किसी चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर रहे, कंटिन्यू रख रहे हो, तो वही हो जाएंगे इसके 3 एंटोनियम्स। अगला वर्ड है स्लैश। यह होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है काटना या छेदन करना। टू कट और रिड्यूस ड्रास्टिकली, किसी चीज़ को काटने छाटने को बोलते हैं स्लैश करना। द कंपनी डिसाइडेड टू स्लैश इट्स प्राइसेस टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। कंपनी ने क्या डिसाइड करा है कि वो स्लैश करेगी अपने प्राइसेस को, मतलब कम करेगी, ख़त्म करेगी, काट देगी, कट आउट करेगी किस चीज़ को, अपने प्राइसेस को, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कट करना, रिड्यूस करना, ट्रिम करना। ट्रिम करना भी तो वही होता है, ट्रिम मतलब कम करना, काटना। अच्छा, एक तरफ तो उसको कट करा जा रहा है, रिड्यूस करा जा रहा है, ट्रिम करा जा रहा है। ट्रिम देखो, ट्रिम को दोबारा से देख लो। ट्रिम होता है ना, ट्रिम का मतलब होता है काटना। ट्रिमर होता है, जो बॉयज़ वगैरह होते हैं अपने शेविंग को क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं ना ट्रिमर से, तो ट्रिम मतलब काटना, तो वही हो जाता है। अच्छा, एक तरफ तो कट करा जा रहा है, रिड्यूस करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसको इंक्रीज़ करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है इंक्रीज, एक्सपेंड और रेस करना। अगला वर्ड है एडहोक। इसका ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अस्थायी, विशेष रूप से बनाए गए। देखो, क्रिएटेड और डन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस एज नीडेड, बहुत टेम्परेरी रूप में अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं एडहोक बेसिस। द टीम हेल्ड एन एडहोक मीटिंग। टीम ने क्या करा है, एक एडहोक मीटिंग ली है, मतलब टेम्परेरी मीटिंग ली है, टू डिस्कस द अर्जेंट इश्यू, अर्जेंट इश्यू को डिस्कस करने के लिए। सिनोनियम इसका हो जाता है टेम्परेरी, इम्प्रॉम्प्टू या फिर मेकशिफ्ट, है ना। टाइम बहुत कम समय के लिए है, अभी परमानेंट नहीं हुआ कोई चीज़, वो टेम्परेरी है बस। अच्छा, इसका उल्टा देखते हैं, प्लान्ड और परमानेंट या फिर स्ट्रक्चर्ड। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोई काम हो रहा है तो वो उसका उल्टा हो जाता है एडहोक का। एडहोक तो बस अभी काम चलाने के लिए किसी काम को कर लिया है, उसको बोलते हैं एडहोक, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड हो गया है तो फिर तो उसका उल्टा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है बेफल। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है उलझाना, टू कन्फ्यूज और परप्लेक्स समवन। किसी को आप कन्फ्यूज कर देते हैं, परप्लेक्स कर देते हैं, उसी को बोलते हैं बेफल करना। द कॉम्प्लेक्स पजल कंटिन्यूड टू बैफल द पार्टिसिपेंट्स। एक कोई कॉम्प्लेक्स पजल है, खतरनाक सा पजल है कोई, उसने क्या करा है, बैफल करा है, उसने कंटिन्यू रखा है, बैफल करना, उलझाना किसको, पार्टिसिपेंट्स को, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंफ्यूज करना, परप्लेक्स करना और बिविल्डर करना, ये 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। बिविल्डर बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिनोनिम है, इसको मार्क कर लेना। अच्छा, एक तरफ तो भाई उलझाया जा रहा है ना, बैफल कर रहे हैं, कंफ्यूज करा जा रहा है, दूसरी तरफ क्लैरिफाई हो रहा है, एकदम साफ हो रहा है कि भाई ये चीज़ें हैं, तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाता है क्लैरिफाई करना, एनलाइटन करना या फिर सिंप्लीफाई कर देना। वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया हुई है चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई और एनलाइटन। अगला है स्पेक्ट्र। स्पेक्ट्र होता है एक नाउन, इसका मीनिंग होता है प्रेत या फिर छाया, अ घोस्ट और अ हॉन्टिंग प्रेजेंस, एन ओमिनस और डिस्टर्बिंग इमेज। किसी भूत वगैरह, प्रेत वगैरह को बोल देते हैं स्पेक्ट्र। द स्पेक्ट्र ऑफ वॉर लूम्ड ओवर द कंट्री। जो वॉर का जो स्पेक्ट्र है ना, जो साया है ना, लूम्ड ओवर द कंट्री, उसने पूरी कंट्री को घेर रखा है। घोस्ट, फैंटम और अपैरिशन, अपैरिशन ये हो जाते हैं इनके 3 सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो घोस्ट है, वो तो आपकी कहीं ना कहीं या तो इमेजिनेशन में है, रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, रियलिटी है, तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाता है रियलिटी, प्रेजेंस होना या फिर सर्टेनिटी होना।
अगला है फियट। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है आदेश या फिर स्वीकृति। एन ऑफिशियल ऑर्डर और डिक्री, डिक्री जजमेंट को बोलते हैं, एक ऑफिशियल ऑर्डर है या फिर डिक्री है। ऑफन वन दैट हैज़ एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, और वो ऐसी चीज़ जिसकी बहुत अथॉरिटी है, लीगल है कोई चीज़ें। द फियट फ्रॉम द गवर्नमेंट अलाउड अ न्यू पॉलिसी टू इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। जो फियट है, जो स्वीकृति है ना, जो उसकी ऑर्डर है गवर्नमेंट का, उसने क्या अलाउ करा है, नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का इमीडिएटली, तुरंत। इमीडिएटली का मैंने कल आपको एक वो बताया था, एट वंस। एट वंस का मतलब भी इमीडिएटली ही होता है। सिनोनिम देख लेते हैं, डिक्री, कमांड होना या फिर एडिक्ट, ये तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप कमांड कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, सजेशन है, केवल सजेशन दी जा रही है, अभी ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, प्रपोजल दिया जा रहा है। तो इसके उल्टे एंटोनियम हो जाते हैं सजेशन, रिक्वेस्ट और प्रपोजल। अगला वर्ड है सप्लांट। ये होता है एक वर्ब, प्रतिस्थापित करना इसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है। टू रिप्लेस वन थिंग और पर्सन विद अनदर, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देने को बोलते हैं सप्लांट करना। द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू सप्लांट द ओल्ड मेथड। नई टेक्नोलॉजी किस चीज़ के लिए लगाई गई है, टू सप्लांट, रिप्लेस करने के लिए पुराने मेथड्स को। रिप्लेस करना, डिस्प्लेस करना या फिर सब्सटीट्यूट कर देना, किसी चीज़ की जगह पर दूसरी चीज़ को लगा देना, उसी को बोलते हैं सप्लांट करना। अच्छा, इसका उल्टा, एक तरफ तो आप चेंज कर रहे हो, है ना, रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ रिटेन कर रहे हो, वैसे का वैसा रख रहे हो, कीप कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो चीज़ों को। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा रिटेन करना, कीप करना और प्रिजर्व करना। अगला है वेक्टर। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है हिंदी में वाहक। अ फैक्टर और एंटिटी दैट कैरीज और ट्रांसमिट समथिंग, एस्पेशली एक डिजीज़। एक डिजीज़ को ले जाने वाले को बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। इसी का एक वो हो जाएगा, जैसे मैंने कल परसों बताया था पैथोजन, तो पैथोजन भी तो वही है जो वेक्टर होता है। मॉस्किटोज आर कॉमन वेक्टर फॉर डिजीज़ लाइक मलेरिया। तो मॉस्किटोज, मच्छर क्या होते हैं, कॉमन वेक्टर होते हैं, ये फैलाने वाले होते हैं, वाहक होते हैं किस चीज़ के, डिजीज़ लाइक मलेरिया। मलेरिया को मच्छर ही तो फैलाते हैं। कैरियर बोल सकते हैं, जो लेकर जा रहा है, कैरी कर रहा है। कंडुइट या फिर ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिट कर रहा है। तो तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं, कैरियर, कंडुइट और ट्रांसमिशन। एक तरफ तो देखो कैरियर हो रहा है, बीमारी फैलाई जा रही है ना, दूसरी तरफ हो रहा है प्रिवेंशन, रेजिस्टेंस हो रहा है, बैरियर लगाया जा रहा है। तो तीन इसके एंटोनिम हो जाते हैं, प्रिवेंशन, रेजिस्टेंस और बैरियर। अगला है एकोलाइट। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है अनुयायी। अ पर्सन हु फॉलोज और असिस्ट आ लीडर और एक्सपर्ट। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो फॉलो करता है या असिस्ट करता है एक लीडर को या फिर एक एक्सपर्ट को, उसे बोलते हैं एकोलाइट। फॉलोवर सिंपली आप समझ लेना, फॉलोवर को बोल देते हैं। द एकोलाइट वॉज ईगर टू लर्न फ्रॉम द मास्टर आर्टिस्ट। एकोलाइट जो था, जो फॉलोवर था, है ना, वो क्या था, वो ईगर, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था किस चीज़ के लिए, लर्न करने के लिए, फ्रॉम द मास्टर आर्टिस्ट। कोई मास्टर आर्टिस्ट था, उससे सीखने के लिए वो एकोलाइट क्या था, ईगर था। एकोलाइट मतलब फॉलोवर। फॉलोवर होना, डिसाइपल, डिसाइपल होना, और डिसाइपल होता शिष्य, डिसाइपल होना या फिर सपोर्टर होना। अच्छा, एक तरफ तो फॉलोवर है, सपोर्टर है कोई व्यक्ति, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपोनेंट है, विरोधी है, राइवल है, क्रिटिक, आलोचक है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, अपोनेंट, राइवल और क्रिटिक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एग्जाजरबेट। एग्जाजरबेट, ये हो, इसको दोबारा से प्रोनाउंस करो, एग्जाजरबेट, एग्जाजरबेट। ओके, एग्जाजरबेट होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है और बढ़ाना, और बिगाड़ देना चीज़ों को। टू मेक अ सिचुएशन और प्रॉब्लम वर्स, किसी एक सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा और ख़राब कर देना। टू मेक अ सिचुएशन वर्स। ओके, एड फ्यूल टू द फायर, कल भी बताया था मैंने। हिज रूड कमेंट्स ओनली एग्जाजरबेटेड द टेंशन बिटवीन देम। उसकी जो रूड कमेंट्स है ना, उसने केवल एग्जाजरबेट करा है, चीज़ों को और ख़राब करा है, भड़काया है, किस चीज़ को, द टेंशन बिटवीन देम, उनके बीच की टेंशन को। अग्रावेट करना, वर्सन मतलब और वर्स कर देना, ख़राब कर देना, इंटेंसिफाई कर देना। तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप बढ़ा रहे हो, चीज़ों को बिगाड़ रहे हो, दूसरी तरफ कर रहे हो आप एलिवेट, उसको कम कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, मिटिगेट, उसका इलाज कर रहे हो, है ना, उसको ढूंढ रहे हो उसका इलाज कुछ ना कुछ। तो तीन इसके एंटोनियम हो जाते हैं, एलिवेट करना, इम्प्रूव करना या फिर मिटिगेट करना। अब हम देखते हैं ईडियम्स। एन आयरन विल। एन आयरन विल क्या होता है भाई, आयरन क्या होता है, लोहा, मजबूत होता है काफ़ी, और किसी की विल मतलब इच्छा काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो भाई वो तो मजबूत इच्छा होगी ना, एक मजबूत इच्छा शक्ति को बोल देते हैं एन आयरन विल। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और रिजोल्व।
सेंटेंस देखते हैं, शी अकम्प्लिश्ड हर गोल्स, उसने अपने गोल्स को अकम्प्लिश करा है विद एन आयरन विल, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, और परजिवरेंस के साथ में। परजिवरेंस होता है किसी काम को आप लगातार रोज करते हो, उसको बोलते हैं परजिवरेंस, कंटिन्यूटी। तो उसने अपनी आयरन विल के बल उसको अकम्प्लिश करा है अपने गोल्स को। अगला है एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्रेम, अ फॉर्मर लवर और रोमांटिक पार्टनर। देखो, ओल्ड फ्लेम, पुरानी आग, तो क्या होता है, जो, अरे इसको ऐसे समझ लो ना, कोई आशिक होता है ना, तो उसके दिल में आग लगी होती है। तो एन ओल्ड फ्लेम, कोई और पुरानी आग है, मतलब कोई पुराना प्रेमी है, आशिक है। दे मेट एट द पार्टी एंड रिकिंटल्ड देयर फ्रेंडशिप ऑफन ईयर्स ऑफ सीइंग ईच अदर एज ओल्ड फ्लेम्स। तो वही इसका मतलब हो जाता है पुराना आशिक। अगला, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। देखो, ओल्ड हेड है मतलब बूढ़ा सिर है, और कहाँ पर है, ऑन यंग शोल्डर्स, यंग शोल्डर्स के ऊपर एक बूढ़ा सिर है, पुराना सर है। मतलब कोई एक यंग व्यक्ति है लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा समझदारी है। ओल्ड हेड कौन होगा, जो समझदारी की बात करेगा। बूढ़े लोग यही तो करते हैं, समझदारी की बात जो अपने उन्होंने लाइफ में सीखा है उसी को तो आपको समझाते हैं। तो आपके शोल्डर्स तो यंग हैं लेकिन आपका जो हेड है वो ओल्ड है। तो मतलब आप युवा अवस्था में हो लेकिन समझदारी की बात करते हो। अ यंग पर्सन हु एग्जिबिट्स विजडम एंड मैच्योरिटी बियॉन्ड देयर ईयर्स। तो अपनी एज के बाबत, वो एज से भी बियॉन्ड, उसके भी परे आप अच्छी बात करता है, कोई समझदारी की बात करता है, उसको बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। डिस्पाइट बीइंग जस्ट 18, केवल 18 साल की उम्र है उसकी, जॉन वॉज ऑफन कॉल्ड एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स फॉर हिज वाइज डिसीजन। जॉन कहलाता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स फॉर हिज वाइज डिसीजन, अपने अच्छे बुद्धिमानी के डिसीजंस के लिए। एन ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच क्या होती है, ये तो शांति का प्रतीक होता है भाई। ओलिव जब यहाँ भी आएगा ना, ओलिव ब्रांच, तो वो शांति का प्रतीक होता है। अ सिंबल ऑफ पीस और रिकॉन्सिलिएशन। हर ही एक्सटेंडेड एन ओलिव ब्रांच टू हिज राइवल टू एंड द कन्फ्लिक्ट। उसने क्या करा है, एक ओलिव ब्रांच मतलब शांति का वो दिखाया है, टू हिज राइवल, अपने विरोधी को, टू एंड द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, झगड़े को ख़त्म करने के लिए। चलिए फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं। पहला है कॉल एट, किसी स्थान पर जाने को बोलते हैं कॉल एट करना। टू विजिट और स्टॉप एट आ लोकेशन, किसी लोकेशन को विजिट करना या वहाँ पर रुकना। वी डिसाइडेड टू कॉल एट, हमने क्या डिसाइड करा है, कॉल एट करने का, किसी स्थान पर जाने का। द ऑफिस ऑन आर वे टू द मीटिंग, हम मीटिंग में जा रहे थे लेकिन उसी बीच में हमने कॉल एट द ऑफिस करने का करा है। डिसाइड मतलब रुकने का, वहाँ पर जाने का, मीटिंग के दौरान ऑफिस जाने का उसने करा है डिसाइड। टू कॉल आउट, कॉल एट मतलब जाने के लिए। अगला है कॉल फॉर, यह होता है कि आवश्यकता होना, किसी चीज़ की आवश्यकता होना। टू रिक्वायर और डिमांड समथिंग, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको डिमांड कर रहे हो, उसी को बोलते हैं कॉल फॉर। द सिचुएशन कॉल्स फॉर क्विक डिसीजन, सिचुएशन ने क्या करा है, कॉल्स फॉर मतलब डिमांड करा है। इसको इस तरह से पढ़िए, द सिचुएशन डिमांड्स क्विक एक्शन, सिचुएशन क्या डिमांड करती है, क्विक एक्शन को। द सिचुएशन कॉल्स फॉर क्विक एक्शन, ओके, डिमांड करना, कॉल फॉर। अगला है कॉल इन, ये होता है बुलाना। टू आस्क समवन टू कम टू ए प्लेस यूजुअली फॉर हेल्प, आप किसी को बुला रहे हो और वो भी केवल हेल्प के लिए। तो आप अगर हेल्प के लिए किसी को बुला रहे हो किसी जगह पर तो उसको बोलते हैं कॉल इन। शी हैड टू कॉल इन एन एक्सपर्ट टू फिक्स द इशू, उसको किसी को कॉल इन करना पड़ा है, बुलाना पड़ा है किसी एक एक्सपर्ट को, टू फिक्स द इशू, कोई इशू आया है उसको फिक्स करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एक्सपर्ट को उसने करा है कॉल इन मतलब बुलाया है। अगला है कॉल ऑन, किसी से मिलने को बोलते हैं कॉल ऑन करना। टू विजिट समवन और आस्क फॉर देयर पार्टिसिपेशन। आई विल कॉल ऑन यू, मैं आपको मिलूंगा आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद। तो कॉल ऑन मतलब किसी से मिलना। देखो 4 हो गए, कॉल के ऊपर हैं। कॉल एट का मतलब होता है किसी जगह पर जाना। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की डिमांड करना। कॉल इन का मतलब होता है किसी को बुलाना, और कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलना। तो 4 हो गए। चलिए अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देख लेते हैं। पहला है आर्कर। आर्कर क्या होता है भाई, धनुर्धारी को बोलते हैं। अ पर्सन हु शूट्स, जो शूट करता है। एक बो होता है तीर, बो होता है कमान, और एरो होता है तीर। तो जो तीर कमान वगैरह चलाता है ना, जो तीर चलाता है, तीरंदाजी करता है, उसको बोलते हैं आर्कर। द आर्कर हिट द टारगेट विद परफेक्ट प्रिसीजन, आर्कर ने एक अच्छा निशाना लगाया। आर्कर मतलब तीरंदाज। भगवान श्री राम क्या थे, आर्कर थे, वो तीरंदाज थे काफ़ी बड़े।
आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट क्या होता है भाई? वास्तुकार, अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स। जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, है ना, उनको जो डिज़ाइन करता है, उनका जो डिज़ाइन, उनका जो नक्शा बनाता है, सारी चीज़ें, है ना, कि किस तरह से किस चीज़ों को कैसे करना है, कैसे कहाँ पर क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारा काम कौन करता है? आर्किटेक्ट। अगर आप घर बनाते हो और आपको पता नहीं है कि भाई कैसे डिज़ाइन करना है, क्या करना है, तो आपको कहाँ जाना होता है? आर्किटेक्ट के पास जाना होता है। वो आपको पूरा एक घर का नक्शा बना के दे देता है कि भाई ऐसे ऐसे इस घर को डिज़ाइन कर लेना, बना लेना। तो आर्किटेक्ट मतलब वही जो बिल्डिंग वगैरह को डिज़ाइन करता है, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है। द आर्किटेक्ट डिजाइन अ मॉडर्न हाउस विद एन इको फ्रेंडली अप्रोच। आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन करा है मॉडर्न हाउस को विद एन इको फ्रेंडली अप्रोच के साथ। अगला देखिए, अथीस्ट। ये होता है एक नास्तिक, ये तो सभी को पता होगा। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा पर्सन है जो गॉड में बिलीव नहीं करता और डिटीज, देवताओं में बिलीव नहीं करता, उसी को बोलते हैं अथीस्ट। द अथीस्ट डिबेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हायर पावर। अथीस्ट ने क्या डिबेट करी है? एग्जिस्टेंस पर, किस चीज़ की? हायर पावर मतलब गॉड की, ठीक है, गॉड की पावर पर उसने डिबेट करी है, कि उसने क्वेश्चन उठाया होगा। एथीस्ट का ये तो काम होता है, भगवान को नकार देता है कि भाई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, दुनिया ऐसी चल रही है अपने आप, तो वही है। अगला है एंटीपैथी। एंटीपैथी होता है विरोध या फिर नफरत, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। आप किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से अगर आप नफरत करते हैं, उसको डिसलाइक करते हैं, तो उसी का मतलब होता है एंटीपैथी रखना। देर इज अ डीप एंटीपैथी बिटवीन द टू राइवल फैक्शंस। दो राइवल, दो दुश्मनों के बीच में क्या होता है? एक काफ़ी बड़ा एंटीपैथी था। अब करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड्स इसी क्लास में आपको याद हो जाएंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए पर्सन यूजिंग प्रीवेरियस लैंग्वेज। ये जो पहला वर्ड प्रीवेरियस आया था ना, ये बड़ा गलत हो गया, तो आप इसको काट दो, इसमें आप मत उलझो। अगला देखो, वॉट डज इट मीन व्हेन ए पॉलिसी इज रिसाइंडेड। कोई पॉलिसी रिसाइंड कर दी गई है, तो रिसाइंड का मतलब क्या है? इसको आपने स्ट्रिक्टर बना दिया? नहीं। एक्सपेंड कर दिया पॉलिसी को? नहीं। इट इज़ एनफोर्स्ड मोर रिगरसली? नहीं। देखो, रिसाइंड का मतलब होता है कैंसिल कर देना, रिपील कर देना, तो इसको आपने कर दिया है रिपील या फिर कैंसिल कर दिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, इन विच सिनेरियो वुड द वर्ड जेपार्डी मोस्ट लाइकली बी यूज्ड। जेपार्डी का मतलब होता है खतरा, तो ये बताना है कि इनमें से रिसाइन जेपार्डी का क्या मतलब आ रहा है। एक चाइल्ड है, उसने विनिंग कर लिया है, एक प्राइज जीत लिया बच्चे ने, तो उसमें खतरा क्या है भाई? उसमें तो कोई खतरा नहीं है। अ टीम सेलिब्रेटिंग ए विक्ट्री, एक टीम विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही है, तो उसमें क्या जेपार्डी है, क्या खतरा है? कुछ भी नहीं है। अ स्टूडेंट फिनिशिंग ए प्रोजेक्ट, एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट को फिनिश कर रहा है, इसमें क्या खतरा है? बी ऑप्शन देखो। ए पर्सन फेसिंग लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर, एक पर्सन फेस कर रहा है लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर, उसकी जान का खतरा है, तो वही होता है जेपार्डी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेपार्डी मतलब खतरा। अगला है, व्हेन समवन रिट्रेट्स अ पॉइंट। कोई पर्सन अगर किसी पॉइंट को रिआइट्रेट करेगा, तो वो रिआइट्रेट का मतलब क्या होता है भाई? रिपीट करने को बोलते हैं रिआइट्रेट करना, दोबारा से उस चीज़ को दोहरा देना। एक नया पॉइंट को इंट्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। इग्नोर कर देगा पॉइंट को? नहीं। क्लैरिफाई कर देगा पॉइंट को अदर्स के लिए? नहीं। रिपीट करेगा पॉइंट फॉर एम्फेसिस, जोड़ देने के लिए उसको करेगा वो रिपीट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, रिकैलिब्रेट का मतलब पूछा है कि भाई रिकैलिब्रेट या मशीन, एक मशीन को आप रिकैलिब्रेट कर रहे हो, उसका क्या मतलब है? रिकैलिब्रेट का मतलब वही तो होता है कि किसी चीज़ को करेक्ट करना, एडजस्ट करना, दोबारा से ठीक करना उसको, तो मशीन के संबंध में इसको क्या बोलेंगे? चेंज कर रहे हो आप, उसका डिज़ाइन चेंज कर रहे हो? नहीं कर रहे। इंक्रीज, इसका साइज बढ़ा दे रहे हो? नहीं। डिस्कार्ड कर रहे हो उसको? नहीं। एडजस्ट कर रहे हो फॉर बेटर एक्यूरेसी। रिकैलिब्रेट मतलब उसको दोबारा से एडजस्ट करना, चेंज करना थोड़ा सा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक रिसीजन है, इफ़ अ रिसाइजन इज मेड, एक रिसीजन आपने मेड करा है, तो इसका मतलब क्या होता है? रिसीजन मतलब कैंसिल करना किसी चीज़ को। एक नया लो, अ न्यू लॉ हैज़ बीन एडिड, आपने एक नया लॉ ऐड कर दिया? नहीं। ए लॉ हैज़ बीन मॉडिफाई, आपने एक लॉ को मॉडिफाई कर दिया? नहीं। अ डिसीजन इज बीइंग रिकन्सिडर्ड, कोई डिसीजन है उसको आप अपने द्वारा से पुनर्विचार करा है? नहीं। एक प्रीवियस डिसीजन था, उसको कैंसिल कर दिया गया, वही होता है रिसीजन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ़ अ कंपनी डिसाइड टू स्लैश इट्स प्राइसेस, स्लैश, स्लैश करना काटने को बोलते हैं, कम करने को बोलते हैं, तो किसी कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो अपने प्राइसेस को स्लैश कर देगी, कम कर देगी, इसका मतलब बता दो बस। इंक्रीज कर देगी प्राइस को? नहीं। स्टेबलाइज कर देगी कि वैसे ही चलने देगी जैसे चल रहे हैं? नहीं। चेंज करेगी प्राइस, ग्रेजुअली बढ़ा देगी, या मतलब क्या करेगी? नहीं। देखो, रिड्यूस करेगी प्राइस को शार्पली, काफ़ी
अच्छे तरीके से, तेज़ी से, और उसको क्या कर देगी, प्राइस को रिड्यूस कर देगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्लैश मतलब रिड्यूस करना। अगला है एन एडहॉक कमेटी इज फॉर्म्ड फॉर। एडहॉक कमेटी को कब बनाते हैं? देखो एडहॉक कमेटी होती है, एडहॉक का मतलब होता है एक टेम्परेरी, बहुत छोटे से टाइम के लिए बस काम चलाऊ रूप में आप चीज़ों को करते हो, उसको बोलते हैं एडहॉक। तो एक एडहॉक कमेटी है, वो फॉर्म करी गई है, लॉन्ग टर्म के लिए करी गई होगी, मतलब ही नहीं है। रेगुलर शेड्यूल्ड मीटिंग के लिए करी गई होगी, रेगुलर के लिए नहीं करी होगी। टेम्परेरी काम के लिए, बिल्कुल काम चलाओ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं करी गई होगी, एक स्पेसिफिक टेम्परेरी पर्पस के लिए करी गई है एडहॉक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ समथिंग बैफल्स यू, कोई चीज़ आपको बैफल कर रही है, तो बैफल का मतलब क्या होता है भाई? बैफल का मतलब होता है आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। तो इंस्पायर तो नहीं करेगा, सोल्व भी नहीं करेगा हमारी प्रॉब्लम को, और मोटिवेट भी नहीं करेगा। कोई चीज़ अगर हमको बैफल कर रही है तो उसका मतलब हमको कंफ्यूज कर रहा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है वर्ड स्पेक्टर का मतलब पूछा है भाई। स्पेक्टर का क्या मतलब होता है? स्पेक्टर होता है कोई किसी चीज़ का साया, प्रेत, भूत प्रेत वगैरह, उसकी जो साया होता है कोई, उसको बोलते हैं स्पेक्टर। अब ब्राइट लाइट, एक ब्राइट लाइट को तो नहीं बोलते। एक फ्रेंडली घोस्ट को, नहीं नहीं, घोस्ट तो है लेकिन फ्रेंडली नहीं है, और वैसे भी घोस्ट कहाँ फ्रेंडली होते हैं। अब पीसफुल ड्रीम, एक पीसफुल ड्रीम नहीं। बी ऑप्शन देखो, अ फॉर्म ऑफ इविल और फियर, कोई एक चीज़ है जो एक प्रेत आत्मा है, कोई इविल चीज़ है, या फिर कोई एक फियर है, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक फियट, फियट का मतलब क्या होता है? अ फियट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर और डिक्री। फियट एक ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर होता है या डिक्री होता है जो वॉलंटरी है, आर्बिट्रेरी है, ऑप्शनल है, या अनलाइकली टू बी चैलेंज। तो फियट जो होता है वो एक ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो आर्बिट्रेरी है और इम्पोज करा गया है, उसको बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉलंटरी तो नहीं होता है, ऑप्शनल भी नहीं है, अनलाइकली टू बी चैलेंज, उसको चैलेंज भी नहीं करा जा सकता। फियट एक ऐसा ऑर्डर है जो इम्पोज्ड है, लगा दिया गया है, और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, कोई चीज़ सप्लांट करती है किसी चीज़ को, तो सप्लांट का मतलब क्या होता है भाई? सप्लांट का मतलब होता है सपोर्ट करना। देखो सप्लांट का मतलब होता है रिप्लेस करेगी किसी को, एक चीज़ की जगह पर आप दूसरी चीज़, सप्लीमेंट इसी से तो बना है कि भाई एक चीज़ की जगह पर आप दूसरी चीज़ को यूज़ कर लेंगे, तो उसी को बोलते हैं सप्लांट करना। तो सपोर्ट नहीं करेगी, एनहांस नहीं करेगी, एक्सपेंड नहीं करेगी, रिप्लेस करेगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, डिजीज़ के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वही होता है जो ले जाता है, कैरियर, जो कोई कैरी करता है किसी डिजीज़ के, उसको, वायरस को या बैक्टीरिया को, उसी को बोलते हैं वेक्टर। एक टाइप ऑफ डिसीज़ तो नहीं होती है ये, एक मेडिसिन भी नहीं होती है कि भाई कोई मेडिसिन थोड़ी ना है ये। एक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ पॉलिसी, नहीं, पॉलिसी की तो कोई बात नहीं है। देखो वेक्टर होता है एक टाइप का इंसेक्ट, एक तरीके का कीड़ा या फिर एक तरीके का वायरस, वो होता है स्प्रेडिंग द डिसीज़, और डिसीज़ को वो फैला रहा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेक्टर मतलब इंसेक्ट स्प्रेडिंग द डिसीज़, पैथोजन भी इसको बोल सकते हो। एन एकोलाइट इज समवन, एकोलाइट कौन होता है भाई? एकोलाइट तो फॉलोअर को बोलते हैं ना, सपोर्टर, जो कोई सपोर्ट कर रहा है उसको एकोलाइट बोलेंगे, डिसाइपल को बोल देंगे। एक्ट इंडिपेंडेंटली, नहीं, इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहा, लीड कर रहा है मूवमेंट को, वो तो लीडर हो जाता है। रिजेक्ट ऑल ऑथोरिटी, सारी ऑथोरिटी को रिजेक्ट कर दे रहा है, नहीं, फॉलो करता है, सपोर्ट करता है एक लीडर को, उसी को बोलते हैं एकोलाइट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, टू एग्जाजरबेट अ सिचुएशन मीन्स टू। एग्जाजरबेट का मतलब क्या होता है भाई? एग्जाजरबेट का मतलब होता है चीज़ों को और ख़राब कर देना, है ना। ऐड फ्यूल टू द फायर बताया था ना मैंने। एग्जाजरबेट मतलब और चीज़ों को बिगाड़ देना। इंप्रूव करना नहीं होता है, इग्नोर करना भी नहीं होता है, और सोल्व करना भी नहीं होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को और वर्स कर देना, खराब कर देना। बी ऑप्शन करेक्ट। समवन विद एन आयरन विल, किसी की आयरन विल है मतलब बहुत मजबूत उसके इरादे हैं। ईजिली स्वेड नहीं है। ऑफन इनडिसाइसिव, नहीं, उसके डिसीजन तो काफ़ी अच्छे रहते हैं ना जो इस चीज़ की आयरन विल होती है। क्विक टू चेंज देयर माइंड, नहीं, माइंड चेंज नहीं होगा भाई, आयरन विल है, मजबूत इच्छा शक्ति है। वेरी डिटरमिन्ड, बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड है, वो काम को करके ही मानते हैं फिर जो आयरन विल के लोग होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। पूछा है ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या होता है? ओल्ड फ्लेम भाई पुराना आशिक। आज चाइल्डहुड फ्रेंड, नहीं, चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है। लॉन्ग टर्म पार्टनर भी नहीं है। क्लोज कलीग, कलीग सहकर्मी होता है, कलीग तो जो साथ में काम करते हैं, स्टाफ वगैरह, वो भी नहीं है। एक फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पुराना, लवर है, उसी को बोलते हैं अन ओल्ड फ्लेम। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, वैन समवन हैज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, मैंने बताया था कोई ऐसा व्यक्ति है जो जवान है, यंग है, लेकिन समझदारी की बातें करता है वो, तो उसको बोलते हैं ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। वेरी इमेच्योर, नहीं, इमेच्योर नहीं है।
ऑलवेज एक्टिंग लाइक एन एल्डर, एक्ट नहीं कर रहा भाई, उसके अंदर होता है, समझदारी की बातें उसके अंदर होती हैं, इनबिल्ट होती हैं उसकी, एक्टिंग नहीं कर रहा वो। हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी की तो कोई बात ही नहीं आई है। वेरी वाइज एंड मैच्योर फॉर देयर एज, अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर व्यक्ति है कोई, उसी को बोलते हैं एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे ओलिव ब्रांच का मतलब पूछा है, अगर आप किसी को ओलिव ब्रांच दे रहे हो, ओलिव ब्रांच इस टाइप की ब्रांच होती है ना, ये इस टाइप की है, इसको बोलते हैं ओलिव ब्रांच। तो आप अगर किसी को ओलिव ब्रांच दे रहे हो तो वो क्या है, आप उससे शांति करने के लिए बोल रहे हो, वॉर को खत्म करने के लिए बोल रहे हो, पीस करने के लिए बोल रहे हो। वॉर में तो दी नहीं जाती, डोमिनेंस में नहीं दोगे, राइवलरी दुश्मनी को बोलते हैं, दुश्मनी में नहीं दोगे, आप दोगे उसको फ्रेंडशिप के लिए और पीस के लिए। ओलिव ब्रांच मतलब फ्रेंडशिप और पीस के लिए दी जाने वाली चीज़ होती है। बी ऑप्शन करेक्ट। टू कॉल एट समवन, आप कॉल एट समवन करोगे, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? कॉल एट का मतलब तो वही होता है ना कि आप किसी को विजिट करने जा रहे हो, कॉल एट मतलब किसी से मिलने जाना, तो विजिट दैम ब्रीफली, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैसेज नहीं लीव कर रहे, इनवाइट नहीं कर रहे, इग्नोर नहीं कर रहे। अगला टू कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है भाई डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, इग्नोर करना नहीं है, रिजेक्ट करना नहीं है, लीव इट आउट करना भी नहीं है, रिक्वायर करना या फिर डिमांड करना किसी चीज़ को, उसी को बोलते हैं कॉल फॉर करना। बी ऑप्शन करेक्ट है। वैन यू कॉल इन ए डॉक्टर, जब आप किसी डॉक्टर को बुलाते हो तो इसका मतलब क्या होता है? देखो कॉल इन का क्या मतलब होता है, तो कॉल इन का मतलब तो ये है ना कि किसी को बुला रहे हो आप, कॉल इन मतलब अपने घर बुला रहे हो, किसी को मिलने के लिए बुला रहे हो या फिर जैसे ही बुला रहे हो। विजिट कर रहे हो, नहीं विजिट नहीं कर रहे। आस्क दैम टू कम टू योर प्लेस, हाँ ये सही है, कॉल इन कर रहे हो मतलब घर बुला रहे हो उसको आप, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आस्क दैम टू कम टू योर प्लेस। सी के सेकेंड ओपिनियन नहीं है, रेफर टू ए फ्रेंड भी नहीं है। अगला देखो, टू कॉल ऑन समवन मीन्स टू, तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है भाई? किसी कॉल ऑन का मतलब हेल्प के लिए नहीं पूछ रहे, विजिट दैम ब्रीफली भी नहीं है, इग्नोर दैम, इग्नोर तो नहीं कर रहे, कॉल दैम एट लेटर, देखो ये भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा यार इसमें? ए और बी में से थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें देखो कौन सा होगा। कॉल ऑन समवन का मतलब होता है आप किसी के घर पर गए हैं, किसी से मिलने गए हैं, ठीक है। विजिट दैम ब्रीफली, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा है कि आर्कर, एन आर्कर इज समवन, आर्कर कौन होता है ये पूछा है। आर्कर वही तीरंदाज, डिजाइन बिल्डिंग तो को तो आर्किटेक्ट करता है, स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री को नहीं पड़ेगा, बिल्ड हाउस ये भी नहीं होगा, शूट्स एरो विद अ बो, यही है जो तीर चलाता है उसी को बोलते हैं आर्कर। आर्किटेक्ट पूछ रहा है भाई, अभी बताया मैंने, डिजाइन करेगा और प्लान करेगा बिल्डिंग को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टडी द ह्यूमन बॉडी, मार्किंग, ये सब गलत हो जाएंगे। एथिस्ट पूछा है कि भाई एथिस्ट कौन है? एथिस्ट तो वही होता है ना जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, बिलीव करेगा गॉड में तो वो तो थीस्ट होगा, बिलीव करेगा मल्टीपल गॉड्स में वो तो पॉलीथीस्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस करेगा रिलीजियस रिचुअल्स को प्रैक्टिस नहीं करेगा, ये तो कुछ नहीं करेगा भाई भगवान के नाम पर, तो ये बिल्कुल भाग जाएगा दूर। डिसबिलीव्स इन गॉड, जो गॉड में डिसबिलीव करता है, आस्था नहीं रखता है, उसको बोलते हैं एथीस्ट। अगला है एंटीपैथी। एंटीपैथी इसमें से किस चीज़ में बताई गई है? एंटीपैथी क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को बोलते हैं, घृणा करने को, नफरत करने को बोलते हैं। अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समवन, किसी को आप लाइक कर रहे हो, नहीं, एक न्यूट्रल फीलिंग है टुवर्ड्स समवन, न्यूट्रल नहीं होती, नफरत करी जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। अ फ्लेटिंग इमोशन, इसको भी नहीं बोलेंगे। बी ऑप्शन देखो, एक डीप हेट्रेड है, एक काफ़ी बड़ी गहरी नफरत है और डिसलाइक है, उसी को बोलते हैं एंटीपैथी। तो ये हमने कर ली है वोकैब की सारी प्रैक्टिस, और मुझे लगता है प्रैक्टिस के बाद आपको सारी वोकैब, सारे जितने भी इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनियम सिनोनिम्स थे, सारे याद हो गए होंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।